I think we can start. Assalamu alaikum. Thank you for joining us again for our Zoom session. Today we have with us, allow me to introduce myself first. My name is Sarmad Hassan. I handle the media and communication here at PMC. Today we are joined by Dr. Arshad Taqi, who is president of PMC, and Dr. Rumina Hassan, जो professor pathology and microbiology हैं Aga Khan University में, and she's also a medical member at the Medical and Dental Council of PMC. And we also have Dr. Anis Rahman with us, who's a consultant oral surgeon, and he's the dental member in the Medical and Dental Council. So we are going to be asking them questions, your questions that we've been getting from the public, from the stakeholders regarding the NLE and the impacts it will have in the future of healthcare delivery in Pakistan. So welcome all of you. Thank you for taking the time to join us today. And we can sort of get right to it immediately. So before we go into further in-depth detail, the very first question on everybody's minds, हमने काफी दफा reiterate भी किया हुआ है, इसके NLE की इतनी जरूरत क्यों थी? Why is it so important to conduct this examination in Pakistan? So, Dr. Arshad Taqi, if you can answer that question, please. जी मैं reiterate करूंगा ये चीज़ जो कि पहले भी हम कई बार बता चुके हैं. पहली चीज़ तो ये है, it is requirement of by the law के law requires us to conduct this examination. ये एक licensing examination है. It's unlike the professional examination जो आप यूनिवर्सिटी के दे रही हैं, because कानून हमसे तकाजा करता है कि हम जब सोसाइटी को एक डॉक्टर के तौर पे लाइसेंस दें प्रैक्टिस करने का, तो वो एक सेफ डॉक्टर हो और वो जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं जो शुरू में की जाती हैं उनको उन पे पूरा उतरता हो. ये एक रिक्वायरमेंट है जो कि लॉ के कानून के मुताबिक है. दूसरा जो हमने पहले भी एम्फसाइज किया और वो उसमें हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्पस है कि हम चाहते हैं कि हमारा लाइसेंस जो है वो दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाए. और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, क्योंकि एक दुनिया भर में डॉक्टर्स की माइग्रेशन को सामने रखते हुए तमाम दुनिया भर की लाइसेंसिंग एजेंसीज जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों की, वो इसके बारे में कंसर्न्ड हैं कि जो जिन मुल्कों से लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी एक स्टैंडर्ड की हो. सो इस वजह से एक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन बनी जो इन तमाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को इंटरनेशनली देखती है. उन्होंने भी एक रिक्वायरमेंट लगा दी है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उनके साथ रजिस्टर्ड होंगी और जिनको वो तस्लीम करेंगे, सिर्फ उन्हीं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के कॉलेजेस के बच्चे उन मुल्कों के, जैसे कि ECFMG है या प्लैब है या ऐसे कॉलेज एग्ज़ाम्स हैं, सिर्फ उन्हीं मुल्कों के बच्चे वो एग्ज़ाम दे सकेंगे. सो उनकी कंप्लायंस जो है उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम उनके स्टैंडर्ड से कंप्लाई करें और उनके कंप्लायंसेस में एक ये है कि हम अपने बनाए हुए रेगुलेशंस के ऊपर अमल करें. सो ये एक दूसरी बड़ी वजह है कि हम चाहते हैं कि हम उसकी कंप्लायंस में आ जाएं. 2023 में हमने एप्लीकेशन मूव करनी है और उससे पहले हमने साबित करना है कि हम अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं. सो ये दो इमीडिएट वजूहात हैं जिनसे लिए कि एक तो ये है कि सोसाइटी को ये यकीन दहानी कराना कि हमारा डॉक्टर सेफ डॉक्टर है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कीपिंग इन व्यू के बहुत सारे कॉलेजेस बन चुके हैं. सो हमें एक स्टैंडर्ड रीअश्योर कराना और सेकंड इसका कि हम दुनिया भर में बाकी रेगुलेटर्स के साथ कंप्लाई करना, ये दो मेन एम हैं. Thank you for starting us off here. हमने अभी डिस्कस किया कि NLE की क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में. I think the next question सर आपके लिए कि जो काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जा रहा है कि in the future और अभी के लिए the NLE can it be scheduled throughout the year, क्योंकि काफ़ी लोग different requirements के साथ आते हैं, different time के ऊपर आते हैं, तो वो पूछ रहे थे कि जी हमने इसीलिए ये एक पेन पेपर से निकल के पार्ट ऑफ द रीज़न हम कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हैं, पेपर्स के ऊपर आ रहे हैं कि उसके वंस वी हैव इट इन प्लेस तो उसको लॉजिस्टिकली रिपीट करना हमारे लिए आसान होगा. लॉ रिक्वायर करता है कि साल में 2 बार हो, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही हम वी हैव द सिस्टम इन प्लेस, हम
एम करते हैं कि उसको 3 और बल्कि 4 बार इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे साल के अंदर, कि लोगों के पास ये एक फ्रीडम हो कि जिस वक्त भी वो महसूस करें हाउस जॉब के दरमियान कि वो तैयार हैं एग्जाम देने के लिए, उस वक्त वो एग्जाम दे सके. ठीक है, थैंक यू सर. Dr. Anis, if I can direct a question towards you. Sure. Basically, हमने पिछले हफ्ते में NLE काफी ज्यादा डिस्कस की ऑन मल्टीट्यूड ऑफ फोरम्स, लेकिन आप थोड़ा सा आउटलाइन कर सकते हैं कि NLE ओवरऑल हेल्थ केयर डिलीवरी को किस तरह से आगे जाके बेहतर करेगा पाकिस्तान के अंदर? हाउ इज इट गोइंग टू ब्रिंग अस एट पार विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस? एंड इसमें थोड़ा सा अगर आप इफ यू कैन शेड सम लाइट इनटू दैट. इसमें सरमद आई थिंक जो समझने वाली बात है वो ये है कि कितनी तब्दीली आई है पिछले 20, 25, 30 सालों में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. और वो यूं है कि आज से कोई मे बी 30-35 ईयर्स अगो पूरे पाकिस्तान में 5 या 6 मेडिकल स्कूल्स होते थे. कराची में 2 मेडिकल स्कूल थे, डाव और सिंध, और फिर किंग एडवर्ड जो सबसे पुराना था, खैबर मेडिकल आया, मुल्तान में निश्तर आया और जामशोरों में आया. तो ये सारे सरकारी स्कूल थे एंड दे ऑल हैड ए स्टैंडर्ड दैट एवरीबडी अपहेल्ड दैट स्टैंडर्ड, क्योंकि चंद स्कूल थे और बिल्कुल मेरिटोरियस बच्चे आया करते थे. आज अगर आप देखें कहाँ 5, 7 या 10, आज 170 मेडिकल और डेंटल स्कूल आ चुके हैं. अब हर स्कूल की अगर आप उसके अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जो वो ग्रेजुएट करता है उसको इजाजत देते हैं कि वो काम कर सके, तो इट इज फाइन अगर वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है या वो किसी दफ्तर में काम कर रहा है. मगर जहां उसको हम मरीजों के इलाज के मामले में डालते हैं, देयर इज नो स्टैंडर्ड नाउ इन 170 स्कूल्स में. कुछ स्टैंडर्ड का कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए. तो ये इस चीज को समझते हुए, एक तो बैनुल अक़वामी प्रेशर था जो कि डॉक्टर तकी ने भी मेंशन किया कि WFME ने कहा कि जी हम आपके ग्रेजुएट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर आपने ये एक स्टैंडर्ड लाइसेंस का ना रखा. नंबर 1. नंबर 2, ये हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया, वजारत सेहत ने पार्लियामेंट में जाके कानून ले जाया जिसका जो PMC एक्ट आता है, और उसमें जो सेक्शन 20 है वो साफ कहता है कि जी टू स्टैंडर्डाइज दिस एजुकेशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स. मतलब ये हमारा काम नहीं है, ये मरीजों की बेहतरी के लिए ये फर्ज किया गया है और पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने पास किया है. ये मेरा पार्लियामेंट नहीं है, डॉक्टर तकी का नहीं है, वजारत सेहत का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं जो लोग, उन्होंने फैसला किया कि इसको इसी तरह करना है और हम सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं, जो PMC उसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है. तो मकसद ये होगा कि चाहे आप जब आपने MD कैट करके या अपने मेडिकल स्कूल में दाखिल हुए, जो भी लेवल था, यू हैव टू कम अप टू ए सर्टेन लेवल, ताकि आपको मरीजों का ख्याल रखने और इलाज के काबिल छोड़ा जाए. तो इसके जब आप इस स्टैंडर्ड पे उतरेंगे और आपको लाइसेंस मिलेगा, तो हर एक समझेगा कि जी अब जिसने लाइसेंस पास किया है, हर मरीज समझेगा कि जी मैं अपने आप को सेफ समझता हूँ कि मैं इस डॉक्टर से या इस डेंटिस्ट से इलाज करवा सकूं. ठीक है सर. फॉलो अप टू दिस क्वेश्चन जो है वो, how exactly will the NLE ensure the safety of the patients, the safety of the end users, जो public को हम ये license डॉक्टर्स देते हैं, इसकी इस प्रोसेस में किस तरह से गारंटी होगी, या फिर what are the standards that have been put into place? Can you sort of break that down for us, please? You see, principally there are 2 standards. One is that you have to have the knowledge. ठीक है ना? तो एक नॉलेज है और दूसरा उसका स्किल है. इसीलिए हम उसका जो सेकंड पार्ट है, दैट इज द स्किल पार्ट. So in medicine, very important. In dentistry, even more important, because you see, dentistry में, and nearly everybody at some time in their life has to visit a doctor or a dentist. And the skill examination is going to be set at the standard that अगर आपके पास वो skill नहीं है, तो kindly या तो दोबारा मेहनत करें, दोबारा एग्जाम दें, या तीसरी बार दें. जैसा डॉक्टर तकी ने कहा, 2 दफा नहीं, हम साल में 4 दफा करने के लिए तैयार हैं. तो you have to attain a minimal skill to be able to see the patient, and this is how it will be ascertained कि आपकी सिर्फ डिग्री और क्वालिफिकेशन इज नॉट गुड इनफ. आपकी एक तो हाउस जॉब की ट्रेनिंग होगी, फिर आपकी एकेडमिक्स देखी जाएगी और आपका स्किल सेट देखा जाएगा. और अगर आप उसको पास करते हैं
تو جس طرح میں نے کہا کہ پھر ہمارے عوام they will feel comfortable کہ جی ہم جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اس کے پاس اسکل سیٹ ہے کہ وہ میرا علاج کر سکے. Okay, thank you, sir. Thank you so much for shedding light on that. My next question is for Dr. Rumina, and the question is, how will you ensure that the standards set by the NLE will also be part of the curriculum of teaching institutions? اول تو جو NLE کے کوشچنز آپ NLE کے سلیبس تو ابھی اناؤنس ہو گیا ہے, آپ نے سلیبس دیکھا ہوگا. زیادہ تر جو اس کے NLE کے سلیبس میں مٹیریل ہے وہ زیادہ تر پڑھایا جا رہا ہے. اٹس ٹیکن فرام دا کریکولم آف دا میڈیکل کالج زیادہ تر. تو موسٹ آف the material that people will be sitting for وہ already پڑھایا جا رہا ہے. اگر کچھ تھوڑا بہت گیپ ہوگا تو with time the medical colleges will start incorporating that extra material اپنے curriculum میں. تو with time وہ سب they will اپنے curriculum کا معیار بہتر کر لیں گے, اور students will be passing from the medical colleges, and when they do the NLE they will have they'll be reassured that they are safe doctors. Okay, thank you for your response. ایک اور برننگ جو سوال کافی زیادہ اٹھ رہا ہے آج کل فرام دا پبلک اینڈ فرام دا اسٹیک ہولڈرز بینگ جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, جو ڈینٹسٹ بننا چاہتے ہیں, آفٹر سینگ آل آف دیز پالیسیز, اس کے how will a graduate manage their house job and study for the NLE at the same time? This is one of the things that is being brought up quite a bit. جیسے میں نے کہا کہ NLE کی جو سوالات ہیں یا جو کریکولم ہے وہ کہیں اوپر سے تو نہیں آیا نا, وہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہی تو ہے. تو جس کی بیسس پہ آپ نے 5 سال میں پڑھا ہے میڈیکل کالج میں, اسی مواد کو ایگزامن کیا جائے گا. اگر کچھ تھوڑا بہت, اور وہ آپ کو جو ہاؤس جاب ہے اس کے دوران آپ ریوائز کر لیں گے, آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں, اس کا آپ ایگزامن ہو چکا ہے اس میں سے, اوور دا 5 years you would have been examined. سو کوئی ایکسٹرا تو چیز نہیں آئے گی, آلریڈی جو آپ کا نالج بیس ہے اسی کو آپ ریوائز کریں گے, ریفریش کریں گے اور NLE پاس کر لیں گے. تو کوئی ایکسٹرا مٹیریل تو نہیں آ رہا. اٹس بیسکلی واٹ یور میڈیکل کالج کریکولم از. اس پہ تھوڑا سا میں بھی کلیریفائی کر دوں سرمد. دیکھیں, آپ نے میڈیکل کالج میں MBBS میں کر لیا اور آپ کو وہ تھیوری ساری کی ساری آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو معلوم ہے ساری تھیوری جو کہ آپ کو گریجویٹ ہونے کے لیے کافی ہے. اس کے دوران ہم ہاؤس جاب کرتے ہیں. ہاؤس جاب کے اندر اب اسی تھیوری کو ہم انڈر سپرویژن پیشنٹ کیئر کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو تمام پڑھا ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نیشنل لائسنسنگ ایگزام ہے اس کے اندر ایمفیسس کیونکہ پیشنٹ سیفٹی کے اوپر ہے اور ایپلیکیشن پہ ہے جو تمام پڑھا ہے, تو جب آپ نیشنل لائسنسنگ ایگزام جس طرح ڈیزائن ہوا ہے اور آپ کو پریکٹس MCQs بھی مل رہے ہیں, تو اس دوران تمام وقت ایک ڈاکٹر کو یہ معلوم ہوگا جو ہاؤس جاب کے دوران کہ ہم جو یہ پیشنٹ کیئر دے رہے ہیں, یہ اگر ہم سے پوچھی جائے گی تو ہم صرف یہ اس وقت یہ سینسٹائز ہو جائیں اس چیز پہ کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. سو یہ اپلیکیشن اسی نالج کی ہے جو کہ آپ حاصل بھی کر چکے ہیں, آپ امتحان میں پاس بھی کر چکے ہیں. سو اس میں کوئی مزید ڈیفیکلٹی نہیں, بلکہ یہ اس سے ریلیٹیولی اس سینس میں سمپل ہے کہ یہ آپ کی ایوری ڈے جو آپ کی پریکٹس ہے اس سے متعلق ہے. یہ ایڈوانس تھیوریٹیکل کانسیپٹس کے اوپر نہیں ہے جو کہ آپ آلریڈی پہلے پاس کر چکے ہیں. Thank you, sir. And while you have the floor for a bit, اگلا سوال آپ کے لیے ہی ہے کہ will the NLE ever be a substitute for theoretical examinations in the future? دیکھیں, جو آپ کے if you are talking about NLE being a substitute to your final year final professional exams, well that is for the universities. Universities نے final year کا exam لینا ہوتا ہے. چھوٹی سی میں چیز یہ کلیریفائی کر دوں کہ ہم یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ MBBS کا کریکولم 5 ایئرس کا ہے. یس, MBBS کا کریکولم 5 ایئرس کا ہے, بٹ لیکن میڈیسن کا کریکولم 6 سال کا ہے. 5 سال آپ کے MBBS کے گریجویٹ ڈگری کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد 1 سال ہاؤس جاب کا ہوتا ہے, اور وہ بھی آپ کی ٹریننگ کا پارٹ ہوتا ہے, اسینشل پارٹ ہے. سو دس از وین یو ہیو فنش یور ٹریننگ, فنش یور تھیوریٹیکل پارٹ, اور اس کے بعد سو یہ NLE اس MBBS کے فائنل ایئر کا سبسٹیوٹ تو نہیں ہو سکتا. ہاؤ ایور موونگ فارورڈ ہم 2 چیزوں ویژولائز کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ لائسنسنگ ایگزام الائن ہو جائے دنیا کے, ہم 4-5 سال میں اس کو اتنا اس کوالٹی پہ لے آئیں
और लोगों को तैयार कर लें कि हम बाहर दुनिया भर के रेगुलेटर से बात कर सकें कि अब इस डॉक्टर ने हमारा लाइसेंसिंग एग्जाम पास कर लिया है, अब आप भी उसको अपने लाइसेंसिंग एग्जाम से एग्जाम्पशन दे दो बेस्ड ऑन जो रिजल्ट्स हमने दिए हैं। उसके लिए हमें ये एग्जाम को स्टैंडर्ड्स को ग्रेजुअली वहाँ पे लाना होगा कि सब लोग उस पर तैयार हो जाएं और ये हमारी इंस्ट्रक्शन भी पीछे से उसके साथ मैच कर जाए। दूसरा कि मूविंग फॉरवर्ड शायद हो सकता है, लेकिन आज इस वक्त नहीं, कि तमाम जो दूसरे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, कल को वो कहें कि हाँ जी इस एनएलई को आप इस तरह अलाइन कर लें कि हमें अलहदा से स्टूडेंट डॉक्टर को एक पार्ट 1 के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में एंट्री के लिए अलहदा से एग्जाम ना देना पड़े। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि मूविंग फॉरवर्ड इनको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अभी हम इस वक्त स्टार्ट में इसलिए इतना एम्बिशियस नहीं क्योंकि लोगों के लिए एक नया एग्जाम है। हम उसको एक एक बैरियर नहीं बनाना चाहते, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि एक मिनिमम सर्टेन लेवल ऑफ सेफ्टी जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए इस सिस्टम के अंदर। Thank you, sir. My next question is towards Dr. Romina. ये हम काफी ज्यादा सुन रहे हैं पब्लिक में, यू नो, द मिस यूज ऑफ द वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव। हमने इसको काफी हद तक क्लैरिफाई भी किया है और मतलब हमने समझाने की भी कोशिश की है, एंड आई थिंक वी हैव गॉटन आवर मैसेज अक्रॉस टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। लेकिन अब उसके ही एक सॉर्ट ऑफ एंगल पे एक और सवाल भी पूछा जा रहा है आजकल, विच इज के जो डॉक्टर्स जिनको ऑलरेडी फुल लाइसेंस मिल गए हैं and do not need to give the NLE, will they be treated any differently after these policies have been put into practice? No, NLE NLE जो है वो is applicable to those who passed in 2021 onwards. It is not retrospective. It cannot be applied to people who are already licensed. ये तो licensing exam है, जो license already हो चुके हैं उनको तो नहीं करेंगे ना. So it's a going forward, not backwards. To reiterate, it's not going to adversely affect anybody who has graduated before. थोड़ा मैं इस पे दोबारा मैं क्लैरिफाई कर दूं अगर इजाजत दें डॉक्टर मीना की बात को एक्सटेंड करते हुए कि ऑफ कोर्स जिनको लाइसेंस मिल चुका है, जैसे डॉक्टर मीना ने कहा ये लाइसेंसिंग एग्जाम है, उसके लिए जिन्होंने लाइसेंस लेना है। जी डॉक्टर मीना आप कुछ बता। या जैसे आप कोई गाड़ी चलाने का लाइसेंस लेते हैं तो यू डोंट हैव टू, अगर कोई आपके पास लाइसेंस ऑलरेडी मौजूद है तो आपको दोबारा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती, as long as the licensing period is valid, it continues. Can I just आप बताइए। Can I just add something? You see, इसमें जो इशू आएगा वो आएगा जो एम्प्लॉयर है, जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट इन डॉक्टर्स को एम्प्लॉय करेगा ना, दिस विल बी हिज चॉइस। ही माइट फील कि जी ये पीएमसी ने और हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि जी ये जो लाइसेंस्ड डॉक्टर्स आ रहे हैं 2021 के बाद, तो दे माइट फील कि जी जो 2019 या 2018 उससे ये बच्चा शायद ज्यादा बेहतर है क्योंकि ही इज बीन थ्रू another hill, he's gone through it. But this is nothing to do with us. This is only the choice of the employer कि भी वो क्या समझता है। बाकी तो इसमें कोई शक नहीं है कि स्टैंडर्ड्स विल बी राइजिंग फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स। इस पे मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं सरमत, थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर दूं एक बात को। जी सर। जो ये एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि अच्छा तो इसका मतलब है कि जो इससे पहले पास कर चुके हैं, जैसे डॉक्टर मीना ने अभी बताया कि लाइसेंस की एक वैलिडिटी होती है, और ये लाइसेंस अभी आपको मालूम है कि पहले सिंपल रिन्यूअल होता था, 2 साल के अंदर हम इंशाल्लाह रिन्यूअल से इसको रीवैलिडेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। सो रीवैलिडेशन के अंदर हम ऐसे कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के ये सारे चीज़ें डाल देंगे, नॉलेज और वो चीज़ें, कि जिससे कि जो डॉक्टर्स जो पीछे अब पास कर चुके हैं और लाइसेंस होल्डर्स हैं, वो अगले 5 इयर्स के दौरान अपने नॉलेज को रिफ्रेश कर दें, और वो जो जिन चीज़ों पे एम्फेसाइज कर रहे हैं वो कंटिन्यूस एम्फेसिस रहे। सो ये एक पूरी कंप्लीट एक कैंपेन का हिस्सा है कि हम अपने प्रोफेशन को, जो कि ऑलरेडी इस सोसाइटी में सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशन समझा जाता है, उसको हम वाकई सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पहुंचाते रखें, और हम अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी जो डॉक्टर की इज्जत है उसको बरकरार रखें। Thank you, sir. Thank you all for shedding light on that question. My next question is for Dr. Anis.
Dr. Nice, a lot of people are asking if you are taking step 1 exam आप ले रहे हैं, तो clinical exam उसमें लेने की what is the benefit of that? What is the reason behind that, taking the clinical exam after you've cleared step 1? देखें, आई थिंक ये पहले बात हो भी चुकी है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको ट्रांसलेट करना स्किल में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि जो फंडामेंटल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डॉक्टर और डेंटिस्ट. तो इल्म का, तालीम का आपके जहन में होना और उसको अमली जामा पहनाना जो है ना, जब आप मरीज के पास जाते हैं, देखें राइट बेड साइड मैनर से शुरू होता है, आप मरीज से बात किस तरह करते हैं, ये सारी चीजें स्किल सेट्स में आती हैं. और फिर आप बेसिक मेडिसिन, सर्जरी, डेंटिस्ट्री में किस तरह उसको अमल में लाएंगे. सो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, जो कि हाउस जॉब में, जैसे डॉक्टर तकी ने भी बताया, ये हाउस जॉब में यही चीजें आपको सिखाई जाती हैं. तो बच्चों को इतना घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज ये वही चीजें हैं जो कि आप हर रोज हाउस जॉब में कर रहे होंगे, वही चीजें पूछी जाएंगी, उससे ज्यादा कोई लेवल नहीं होगा. मगर जब आप हाउस जॉब कर रहे होंगे, आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए कि बजाय इसके कि जी ये चीज मुझे जो मेरे उस्ताद या मेरे प्रोफेसर सिखा रहे हैं, इट्स एट द बैक ऑफ माई माइंड, दे शुड रिमेंबर दैट इट इज इन द फ्रंट ऑफ माई माइंड नाउ, क्योंकि कल को मुझसे लाइसेंस में यही बात पूछी जाएगी. सो दो स्किल सेट्स की जब वो ट्रेनिंग हो रही होगी, ये बिल्कुल फोर फ्रंट में होगा कि यही चीजें हैं जो एनएलई का स्किल के एग्जाम में मुझे पूछी जाएंगी. ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिफिकेशन and for the added explanation of why we need to have a skills exam. The next question is basically anybody can answer it. लेकिन मैं डॉक्टर अरशद तकी से पहले पूछूंगा कि सर, a lot of people are asking कि step 1 अगर हम fail कर लेते हैं, तो do we need to register for the NLE again? उसकी रजिस्ट्रेशन में do we need to pay the fee again, और इस तरह के सवाल आ रहे हैं. जी वो ये है कि जो एक एग्जाम की फी आप पे करेंगे, उसके अंदर जो इंक्लूडेड है वो क्या क्या चीज़ें हैं, पैकेज है कि आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आपको एक मॉक एग्जाम मिलेगा, और आपको एक एग्जाम की अटेम्प्ट मिलेगी. उस एक अटेम्प्ट में अगर आपने पार्ट 1 कर लिया, स्टेप 1 कर लिया, उसके बाद जिन लोगों के लिए अभी स्टेप 2 वैलिड है, मैंडेटरी है फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए, वो फिर उसी फी के अंदर स्टेप 2 के लिए रजिस्टर हो जाएंगे. अब अगर आप खुदा न खास्ता ये नहीं कर पाते, जो कि मुझे अपने ग्रेजुएट से उम्मीद है कि ऐसी खुदा न खास्ता की नौबत बहुत कम आएगी, तो फिर आपको ऑब्वियसली दोबारा रजिस्टर होकर फी पे करना होगी, क्योंकि फिर आप उस सारे साइकिल को रिपीट कर रहे होंगे. सो द सेकंड अटेम्प्ट वुड मीन अ सेकंड फी, एंड दैट्स व्हाई से कि बस हाउस जॉब के दौरान थोड़ा ध्यान से काम करते रहें, और जो कर रहे हैं उसको अपने जहन में रखें, तो इंशाल्लाह आपको ये इसको लेट्स मेक इट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएंगे. Thank you, sir. Thank you so much. My next question is for Dr. Nice. Dr. Nice, there are a lot of queries coming in regarding the BDS NLE. So people are asking, will the NLE for BDS follow the same parameters as the NLE for MBBS? And how will the clinical skills examination, uski kya modality hogi? Is it going to be similar? Is it going to be different? इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा share कर सकें. देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मेरी तो ख्वाहिश होगी that skill examination should be made mandatory for every dentist before he is given a license to practice. मगर इस वक्त हमें बहुत सारी मुश्किलात हैं, और वो इसलिए क्योंकि अभी एग्जाम का सिस्टम अभी हमने बुनियाद ही रखी है. और आपको पता है कि हमारा जो मेडिकल का एनएलई होगा, उसका भी जो स्किल एग्जाम है, दैट इज ओनली फॉर द फॉरेन डॉक्टर्स, इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर द लोकल डॉक्टर्स. तो वी मे हैव, वी वुड ट्राई टू हैव इट फॉर द डेंटिस्ट, बट इट मे नॉट बी पॉसिबल. मगर हम सोच यूं रहे हैं कि हम, क्योंकि हमने ये हमने अपनी भी ट्रेनिंग करवानी, मुमकिन है हम एक स्किल एग्जामिनेशन लें जिससे हम ये सिस्टम को चलाने और समझने में हमारे मदद मिले, मगर उसकी स्कोरिंग ना हो. मगर हमारी ख्वाहिश जरूर होगी कि जितना हम स्किल एग्जामिन कर सकें,
اور بچوں کو یہ اسکل دے سکیں ڈاکٹرز کو جنہوں نے ڈینٹسٹ بننا ہے, تاکہ وہ فیلڈ میں جا کے ان کو پریشانی اور گھبراہٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے جب وہ مریض کے سامنے آئے. Thank you, sir. Thank you for clarifying that. I think the most important question جو پچھلی دفعہ بھی ہمارے سیشن میں ریز ہوا تھا and otherwise, Dr. Taqi, how important is it for Pakistan to meet the 2023 standardization deadline set by WFME, and what would be the possible ramifications اگر ہم at par نہیں آتے, if we don't meet the mark that have been set internationally by the body? It's for us to decide whether we want to ride the train or miss the train. So 2023 is the time when we move our application. اس سے پہلے ہمیں application move کرنی ہے, اور application move کرنے سے پہلے we have to be certain that we have reached the requisite criteria. اور requisite criteria کیا ہوتا ہے ان کا؟ requisite criteria یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے انڈیویجول آپ کے کالجز دیکھتے ہیں. requisite criteria یہ ہے کہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں, which means the laws, the rules, the regulations, the policies, are we actually really putting them into practice? وہ اور یہی ایک ان کا جو مین ہے, سب سے بڑی یارڈ اسٹک ہوتی ہے جس پہ وہ میجر کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم خود بھی سرٹن نہیں ہوں گے اور ہم نے نہیں کیا ہوگا کرائٹیریا, تو it would be pointless making that application because it would be rejected outright. So if we miss the train, the consequence is that our students then cannot appear in those licensing exams, which has an impact not only on our future training, but having doctors who are part of that international global medical community. So it is absolutely vital that we reach there and we have met all the standards which ensure that our application is successful. Thank you, sir. Thank you for shedding light on that aspect. It's been on everybody's mind. یہ کافی زیادہ اس سے queries بھی آ رہی تھیں, اور اب تھوڑا سا I think the public is better aware now of the situation at hand. Sir, now I'm going to move on to the queries we've been receiving from social media, and I can address them to you, and us pe thoda sa we can try to shed some light on some of the misinformation and gaps of information jo public thoda sa face kar rahi hai. Sir, pehla question aaya tha ki why are there different exams for induction into FCPS and for licensing? یہ ڈفرنٹ ایگزامس کیوں ہوتے ہیں اس چیز کے لیے؟ یہ ایک سوال آیا تھا میرے پاس, اس پہ کوئی اگر آپ. جی, so I'll start and then probably I'll ask the rest to take over because the objectives are different. کوئی بھی آپ ایگزام لیتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں مقصد کیا ہے. جو لائسنسنگ ایگزام ہے اس کا مقصد ہے کہ آپ یہ ایک لائسنس دے رہے ہیں کسی کو, اور انالوجی جیسے بھی آپ سمجھیں کہ جیسے آپ ڈرائیو کرنے کا لائسنس دے رہے ہیں, تو اسی طرح ایک آپ پریکٹس کا لائسنس دے رہے ہیں. یہ پریکٹس کا لائسنس ایک بیسک پریکٹیشنر کے لیے ہے who can then treat, examine, diagnose and treat patients جن کو اسپیشلائزڈ کیئر نہیں چاہیے ہوتی. FCPS پارٹ 1 جو ہے وہ انٹری انٹو اسپیشلسٹ پروگرام کا ایگزام ہے. انٹری انٹو, اور تمام جو ڈاکٹرز ہیں وہ اسپیشلسٹ پروگرام کے اندر نہیں جانا چاہتے یا نہیں جاتے, they may elect not to go into specialist programs. اور FCPS جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ FCPS پارٹ 1 ایک تو کور نالج ہے, بٹ دوسرا پیپر ان کا ہر سبجیکٹ کے لیے علیحدہ ہوتا ہے. سو ہو سکتا ہے موونگ فارورڈ ان سم ٹائم وہ جو کور نالج والا کمپوننٹ ہے CPSP ہم سے اگری کرے کہ اچھا یہ اسی کے اندر ایمبیڈ کر دو, لیکن اس وقت تو ہمارا فوکس صرف اس چیز پہ ہے کہ پہلے ہم یہ تو ایشور کر لیں کہ جو سیف پریکٹس والا ڈاکٹر ہے لائسنس والا اس کو اسٹیبلش کر لیں.
उसके बाद we'll move forward and then take that exam inshallah आगे to the level जहाँ पे कि वो बाकी next level of acceptance पे आ जाए. डॉक्टर मीना इस पे कुछ कहना चाहेंगी और डॉक्टर अनीस तो हाँ जी बिल्कुल भी आपका जो एनएलई का मकसद ये है कि जो डॉक्टर हम डॉक्टर ग्रेजुएट कर रहे हैं या आ रहे हैं मार्केट में, दे आर सेफ डॉक्टर्स जिनको हम या अपने रिश्तेदारों को, अपने जाने वालों को उनको दिखाएं, एंड देन वी फील रीअश्योर्ड कि हाँ उनसे उनकी अच्छी देखभाल होगी और उनका अच्छा इलाज होगा. दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. एफसीपीएस जैसे डॉक्टर तकी ने कहा, इट्स स्पेशलाइजेशन. यू गोइंग इनटू कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी और सर्जरी, सो देन वो तो एक खास शोबा है जिसमें आपको जाना है, तो उसका इम्तिहान उसके लिए है. फर्क उसके मकसद और उसकी इस्तेमाल फर्क है. तो it's difficult to merge. Licensing exam and a specialization are two different steps. और मैं सिर्फ ये ऐड कर दूंगा. Yes. जी, I just want to add this, that you see the first exam that you mentioned, that is mandatory for everybody, whereas the second exam is only an exam to determine कि for example अगर 10 सीटें हैं किसी स्पेशलिटी में और 40 या 50, तो उनमें से कोई क्राइटेरिया तो होगा कि अब उसमें से किस तरह पसंद करेंगे कि भी यही हमने इतने ही स्टूडेंट्स डॉक्टर्स को लेना है जो स्पेशलिटी में एंटर करेंगे. So if 50 people are applying and there are 10 seats, the only way to do it is to have an examination and the top 10 will get those seats. तो जिस तरह मेरे कॉलीग्स ने बताया कि यू नो स्पेशलाइजेशन की, एंड दैट इज अ डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड अ डिफिकल्टी लेवल बिकॉज यू आर गोइंग इनटू अ स्पेशलिटी एंड इट इज द एंट्री लेवल फॉर दैट स्पेशलिटी. Thank you, sir. Thank you all for clarifying that and shedding light on that question. My next question sort of ये थोड़ा सा टाई इन करता है बाकी जो एनएलई के ऊपर काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह जा रही है, उसके ऊपर क्वेरीज लोग रेज कर रहे हैं, दे आर सेंडिंग अस emails, you know, asking for clarifications कि अगर NLE conduct कर रहे हैं, if you are conducting the NLE, तो why not prof system को completely खत्म क्यों नहीं किया जा सकता? तो ये एक सवाल आ रहा है काफी लोगों से, they're trying to वो देखें, जैसे हमने पहले कहा कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम प्रोफेशनल एग्जाम्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. आपने फर्स्ट प्रोफेशनल में ये जो करिकुलम होता है ना, जो पढ़ाई होती है, और आप सब बाय नाउ डॉक्टर्स हैं, आप सब इंटेलिजेंट लोग हैं, ये एक स्पाइरल होता है. आपने फर्स्ट ईयर में गए, आपने एनाटॉमी पढ़ी, आपने फिजियोलॉजी पढ़ी, आपने बायोकेमिस्ट्री को पढ़ी, बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे, उनको आपने you were made familiarized with those very fundamental concepts on how the human body works, what is the structure of human body, what is the composition, how the processes occur within the cell. उसके बाद आप next phase में जाते हैं, तो अब आपको pathology, pharmacology और इन subjects पे जाते हैं. उनमें आप जाते हैं तो you are building up on your knowledge of physiology and saying, so this is normal physiology, what happens when physiology goes wrong, and that becomes your pathology. And then you go on and move into medicine, surgery and those clinical subjects, and there you build up on that. और हर stage पे आप पहले के ऊपर build करते जा रहे हो. अब इसमें जब आप सब graduate करने के बाद जब आप house job कर लेते हो, तो finally आप उस सारे के निचोड़ को कह रहे होते हो कि जी अब आप देख लें कि ये डॉक्टर जो हमने बनाया है, क्या सोसाइटी के अंदर इंडिपेंडेंटली एक मरीज को देख के, डायग्नोस देख करके, अपनी लिमिटेशंस को जानते हुए कि ये मेरी प्रोफेशनल लिमिटेशंस हैं और इससे आगे मैंने ट्रीट करने के लिए स्पेशलाइज्ड हेल्प लेनी है, वो सब केयर प्रोवाइड कर सकता है. सो एक स्पाइरल है जिसकी पीक पे जाके आप एक फाइनल एक एग्जाम दे के और आप उससे लाइसेंस लेते हैं. सो आई होप आई कैन करेक्ट. सो हर स्टेज पे आपको असेस किया जा रहा है. सो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. इट्स दैट टॉप एंड, दैट्स दैट एंड ऑफ दैट पिरामिड वेयर यू कैन एक्चुअली demonstrate that you can provide that care. Thank you, sir. एक और सवाल पब्लिक की तरफ से आ रहा है. We don't have a lot of time left to take in questions, but the question is कि is it necessary for a student who is opting for PLAB, USMLE या फिर UK MLA जो है, are they मतलब do they need to give the NLE exam अगर if they want to go on those routes? उसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, बिकॉज दिस इज कि आपने ग्रेजुएट किया, आपको प्रोविजनल लाइसेंस मिला,
اور آپ نے ہاؤس جاب شروع کر دی. اب اس دوران آپ نے کہیں اور کا لائسنسنگ ایگزام پاس کر لیا اور آپ وہاں چلے گئے اور وہاں جا کے آپ نے ٹریننگ شروع کر دی. سو آپ کو یہاں NLE پاس کرنے کی ضرورت اس وقت پڑے گی جب آپ آ کے یہاں پاکستان میں فل لائسنس مانگیں گے. اب فرض کریں آپ نے US چلے گئے, آپ نے USMLE کیا تھا, آپ نے وہاں بورڈز کر لیے, بورڈ سرٹیفائی کر کے اب آپ اسپیشلسٹ بن گئے. اب آپ واپس آئیں گے, آپ کہیں گے کہ جی میں تو ایک ہارٹ شارٹ گیسٹرنٹرولوجسٹ ہوں, مجھے لائسنس دو. اب ہم آپ سے NLE نہیں مانگیں گے. اب ہم آپ کو کہیں گے کہ جی اب آپ کو ایز اسپیشلسٹ ہم لائسنس دے رہے ہیں بغیر NLE کے. اب لیکن اس سے پہلے اگر آپ واپس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی اچھا میں نے ریزیڈنسی کر رہا تھا لیکن اب میں واپس پاکستان آنا چاہتا ہوں, پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ جی اب آپ لائسنسنگ ایگزام دو تو آپ کو فل لائسنس ملے گا. سو اگر آپ فل لائسنس چاہیے آپ کو, اگر فرض کرے آپ نے ہاؤس جاب کی اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کر لیا کہ جی میں نے پریکٹس تو نہیں کرنی, میں نے تو CSS کرنا ہے, تو اب آپ اپنی MBBS لے چکے ہیں, آپ کو لائسنسنگ ایگزام کی ضرورت نہیں. ایون اف یو ڈیسائیڈ کہ میں نے کلینکل سائنسز میں نہیں جانا, میں نے تو جی اب مینجمنٹ میں جانا ہے, ہاسپٹل مینجمنٹ کرنی ہے اور مجھے لائسنس نہیں چاہیے, تو آپ نیشنل لائسنسنگ ایگزام نہ دیں. سو نیشنل لائسنسنگ ایگزام آپ کو اس وقت پاس کرنا ہے اگر آپ فل لائسنس لے کے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. آئی ہوپ دیٹ از کلیئر. Thank you, sir. I think the last question جو ہم لیں گے آج, that has to do with queries کافی اس قسم کی آ رہی ہیں کہ students who have already graduated, they have already received their full licenses. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اینڈ پہ after اس کی ایکسپائریشن جب ہوتی ہے, اس کو جب رینیول کرانا ہوگا, تو would they need to give the NLE then جو آلریڈی گریجویٹ ہو گئے, جن کو آلریڈی مل گیا ہے. اور اس میں یہ بھی ٹائی ان ہو رہا ہے کہ آپ نے پچھلی دفعہ CME ڈسکس کیا تھا جو کہ پیریوڈکلی چیک کرے گا their اسکل لیول اینڈ their aptitude. تو اس کا کس طرح سے امپلیمنٹیشن ہوگی یا کس طرح سے پلان کی گئی ہے؟ CME جو ہے کنٹینیوئنگ میڈیکل ایجوکیشن جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ایمبیڈ کر لیتے ہیں. آپ اپنی پریکٹس کے اندر اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے, ڈاکٹر مینا کو بھی میں کہوں گا کہ وہ اس کو کلیریفائی کریں, بٹ ہوگا یہ کہ آپ سارا 5 سال کے لیے آپ پریکٹس کر رہے ہیں, اس دوران آپ کو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز جیسے مثلاً کانفرنسز ہیں, ورک شاپس ہیں, آپ کی ورک پلیس کے اوپر آپ کو کچھ ٹیچنگ کرتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, اس کے آپ کو پوائنٹس ملتے جاتے ہیں. اور جب آپ جو ان کا ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے وہ پوائنٹس ایکوائر کر لیتے ہیں تو آپ نے پروف کر دیا کہ آپ کا نالج اپ ٹو ڈیٹ ہے, آپ کے اسکلز اپ ٹو ڈیٹ ہیں, آپ کا لائسنس رینیو ہو گیا. ڈاکٹر مینا آپ اس پہ کچھ بتانا چاہیں گی؟ اور ڈاکٹر جی, CME پوائنٹس پہلے پاکستان میں تھا, اٹ واز فنکشنل, ابھی روک دے پھر دوبارہ ہو گیا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر تقی نے کہا کہ اگر آپ کوئی کانفرنسز میں گئے یا آپ نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کی یا ورک شاپ اٹینڈ کیا تو وہ آپ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, CME کریڈٹ آورز دیتے ہیں, اور وہ اور آپ کا انسٹیٹیوشن یا ان دس کیس میں بی دی PMC ول سے کہ آپ کو سال میں 50 CME پوائنٹس لینے ہیں یا 40 CME پوائنٹس لینے, وٹ ایور. تو جب آپ پورا کر لیں گے تو پھر آپ کا جو یور دیٹ ول ریئشور ایوری بڈی کہ آپ نے وہ جو نالج بیس ہے اس کو ریفریش کر لیا, اس کو نئے سیکھ لیا, اینڈ دیٹ یو آر اپ ٹو ڈیٹ. Because medical knowledge بھی تو بدلتا رہتا ہے, تو we need to, everybody, all of us need to continuously update ourselves and bring ourselves up to the new knowledge base. تو CME کا and these continuous education کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم we should not go out of date, we should be kept in touch with what is happening so that we are able to provide safe and effective care, and that you do it through these CME points which people accumulate. سال کے 40, 50, whatever is required. Thank you so much, Dr. Meena. Thank you, Dr. Arshad Taqi. And thank you, Dr. Anis. Today's session has been quite informative. Kafi zyada cheezein jo humne pehle we didn't get the time to sort of touch upon, we have sort of clarified those, humne information de di hai, and we will continue to do sessions like these in the future as well, taking queries from our stakeholders, the public. And I think that's all the time we have for today. Thank you all for joining me. Thank you everybody in attendance for being part of this session. And inshallah, in the future, we will keep all channels of communication open, and we will get the necessary information to everybody
who needs it and wants it. So thank you so much, and yeah, thank you. Thank you. you. Hafiz. 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 Hafiz.